देखो सुनो, पहले ना एक डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है एक तरह से। और ये जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये डायग्राम भी खाली आपके दिमाग में रहा तो भी हिस्ट्री के 2 4 10 सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, देखना ध्यान से, मान के चलो हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, उस कैलेंडर को कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं इसको? ग्रिगोरियन कैलेंडर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, ये कोई भी कैलेंडर बनाया, चाहे वो इस्लामिक कैलेंडर हो, चाहे वो ग्रिगोरियन हो, चाहे वो नेपाली कैलेंडर हो, चाहे वो कोई और कैलेंडर हो, कैलेंडर बनाया क्यों जाता है? कैलेंडर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से शुरुआत करके शुरू किया जाता है। जैसे ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ईसा मसीह को मरे हुए 2024 साल बीत चुके हैं, ठीक है ना। और हम ईसा मसीह के डेथ से लेके चल रहे हैं। तो ईसा मसीह की डेथ मान के चलो अगर 0 पे हुई थी यहाँ पे, तो अभी हम कहां पे बैठे हुए? 2000, ठीक है। तो जो ईसा मसीह के बाद जो इसको हुआ, इसको हम लोग इंग्लिश में एडी बोलते हैं। यानी ये 2024 एडी है, 1991 एडी है, 1131 एडी है। एडी का मतलब क्या? एडिनो डोमिनी होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सिर्फ ईस्वी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले की घटनाओं को हम लोग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ईसा पूर्व की घटनाएं, 0 से पहले और 0 के बाद। क्योंकि पूरे दुनिया भर में यही कैलेंडर पॉसिबल है, इसलिए यही चलता है। लेकिन आप अपने घर में जाके देखोगे तो जो पंचांग वाला जो कैलेंडर है, उसमें 2076 समथिंग चल रहा होगा, 2078 पंचांग होगा ना घर में, जिसमें देखते हैं तारीख वारीख, उसमें देखना आप लोग। और एक तो ब्रह्म कैलेंडर भी है हमारे पास, हिंदुओं के पास, उसमें तो 1 लाख वर्ष चल रहा है, ठीक है ना। वो पंडितों के पास होता है, नॉर्मली घर में नहीं मिलता। तो ये जो आप इतिहास देख रहे हो, ये पूरा पूरा जो नंबर लाइन देख रहे हो आप, इसी में हमें सारी हिस्ट्री पढ़नी है। हमें हिस्ट्री पढ़नी है लगभग 2500 साल से पहले से लेकर 2500 साल बाद तक, यानी कि जो अभी तक चल रहा है, यानी लगभग 4000 5000 साल की हिस्ट्री में पढ़नी है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, आज से 2500 साल पहले गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें 2500 साल पहले लेकर के 1500 साल तक, ये जो टाइम पीरियड है गाइस, इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा जाता है इसको? सब हिंदी वाले, इंग्लिश वाला भी है कोई? आप इंग्लिश में हो, जी के इंग्लिश में करते हो आप कंप्लीट, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो 1500 से लेकर के 1000 साल तक है गाइस, इसको कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। अब समझना इस चीज को जरा आप लोग ध्यान सुनना। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, वैसे हम इसके पीछे का भी पढ़ेंगे, स्टोन एज में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन मेन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वहां से क्वेश्चन कम है। जो आए हैं क्वेश्चन मैं आज आपको दिखाई भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ना एक खास बात थी, यहाँ पे ना वर्ण व्यवस्था जो थी, यानी कास्ट सिस्टम जो आज है, वो बाय बर्थ नहीं होती थी। मतलब अगर आज किसी मान के चलो कोई भी, मतलब मान के चलो अगर कोई लोहे का काम करता है तो उसको लोहार कहेंगे। तो फिर लोहार कहेंगे तो फिर उसके घर में जो, मतलब उसका सरनेम ही लोहार हो गया, लोहे काम करेंगे वैसे। और जो उसके घर में जो जैसे पंडित के घर में, पंडित का लड़का भी पंडित है ना, हालांकि वो पंडिताई करे ना करे वो एक अलग बात है, समझ रहे आप लोग। तो उस समय जब इंडस वैली की बात करो, उस समय प्रोफेशन के हिसाब से कास्ट दिया जाता था। मतलब अगर कोई अपर कास्ट का बंदा पंडिताई कर रहा तो वो भी पंडित कहलाएगा, कोई लोअर कास्ट का कर रहा तो वो भी पंडित कहलाएगा। मतलब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं होता था, जन्म के आधार पे जाति का निर्धारण नहीं होता था। किस आधार पर होता था? प्रोफेशन के हिसाब से, कि क्या प्रोफेशन कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। इसमें जो जाति व्यवस्था है जो आज चल रही है, वो वही वाली है जो इस समय क्रिएट हुई थी। कौन सी? कि जाति व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर है, यानी कि ब्राह्मण के घर में बैठा हुआ तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय होगा, वैश्य घर में पैदा हुआ तो वैश्य होगा, शूद्र घर में पैदा हुआ तो शूद्र होगा। ये सारी चीजें चली और वो अभी तक चल ही रही है, ठीक है ना। तो सोसाइटी में देखो हुआ क्या, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया था, इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको तो आपको लगेगा इतने लोग एडवांस है यहाँ के, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बेकार हो जाता है। हालांकि इसको वैदिक काल इसलिए कहते हैं, इसमें 4 वेदों का इसी में फॉर्मेशन हुआ था। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो 4 वेद का फॉर्मेशन हुआ। सोसाइटी में कास्टिज्म बढ़ गया, सोसाइटी में कुछ कुरीतियां भी बढ़ गई। कुरीतियां समझते हो ना आप लोग? कुछ गलत गलत रिचुअल्स बढ़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए ना 2 नए धर्म बने, जिसका नाम था
कौन सा? बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये इसी पॉइंट पे गए दो धर्म बन गए, कौन सा है? एक तो जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। और यहां से लेकर के लगभग 600 के आसपास से लेकर के अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है? ईसा पूर्व का, बिफोर क्राइस्ट वाला। और 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक गए, कितने साल हो गए? ये 1200 साल हो गए। 600 ये और 600 ये, ठीक है ना? ये घटता हुआ आएगा, ध्यान रखना यहां तक, उसके बाद ये बढ़ेगा। तो 1200 साल हो गए। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, कई सारे कास्ट जो है ना, कई सारे जो रिलीजन है वो भारत में आ चुके थे। जैनिज्म, बुद्धिज्म, और पहले से एक चल रहा था जो वैदिक सिविलाइजेशन, वो सब कुछ। अच्छा, इसी समय में ना बड़े बड़े राजा भी हुए, और उन बड़े बड़े राजाओं का ना एक एरिया होता था जिसको महाजनपद कहा जाता था, ठीक है ना? तो यहाँ पे अच्छा जितने भी महाजनपद है, टोटल कितने महाजनपद है वैसे? 16। लेकिन सबसे पावरफुल था मगध। क्या, कौन पावरफुल था? मगध। तो ज्यादातर हमें मगध के बारे में पढ़ना होता है। तो ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा ईस्वी तक मैंने जो लिखा है, ये किन राजाओं की अब हम बात करेंगे? यहाँ पे मगध एम्पायर की बात करेंगे। और मगध एम्पायर में कौन से वंश के राजाओं ने शासन किया? तो याद रखना, इसको याद करने की ट्रिक है सीना माशु का। देखो, HA का मतलब होता है गाइस हरियक वंश। कौन सा वंश? ठीक है। NSHI का मतलब है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, ठीक है, नाग वंश। और NA का मतलब है नंद वंश। MA का मतलब है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ये हमारा शुंग वंश है, और ये हमारा कर्ण वंश है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ भी आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो जितने भी वंश आए, इनमें जितने भी, जैसे मौर्य वंश की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अशोक इसी वंश का है। ये जो नंद वंश आपने पढ़ा, धनानंद, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो जितने भी राजा आए, इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करता था। किसी ने जैनिज्म को सपोर्ट किया, किसी ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, किसी ने वैष्णववाद को सपोर्ट किया, किसी ने शिव को सपोर्ट किया। इस प्रकार से चलता रहा ये। लेकिन जो राजा जिसको सपोर्ट करता था ना, समझ लो वही रिलीजन ज्यादा फलता फूलता था। और सबसे ज्यादा सपोर्ट हुए थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये पढ़ा। इसके बाद से क्या हुआ, ये डाउनफॉल पे आया। और लगभग 700 क्या, अच्छा भारत का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, भारत नीचे 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो उस पर अटैक होने की संभावना कहां पे ज्यादा है? ऊपर से। तो लगभग ये तो चल रहा था, और इसी के आसपास गए यहाँ पे। अब देखो, जब हमारे पास ये सब कुछ चल रहा था, राजा सत्ता के लिए लड़ रहे थे, उसी वक्त ईसा मसीह का जन्म हो चुका है कहीं पे, है ना? और उनका अलग कहानी चल रहा है उन लोगों का। अब उसके बाद अच्छा, इसी के आसपास गए पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी कहीं पे हो जाता है ना? और उनका भी चल रहा है उधर कहीं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 712 ईस्वी में, लगभग यहां से लेके यहाँ तक इस्लाम रिलीजन बहुत ज्यादा फैल जाता है। किस तरफ? वो जो कब्बा, ये जो मक्का मदीना काबा ईरान इराक वाला एरिया ना, वहां पे। और वो ऊपर से अटैक करना शुरू करते हैं। तो भारत में पहला विदेशी आक्रमण होता है ऊपर से, नीचे से तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे से तो क्या है, पानी है। तो पहला जो आक्रमण हुआ, अरबों का पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। आप जब लूसेंट खोलोगे तो पहला ही लाइन मिलेगा मध्यकालीन भारत में। यहां से मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो आक्रमण शुरू हो रहा है। पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और अगला आक्रमण जो है ना, वो लगभग 1000 साल के आसपास किया मोहम्मद गौरी ने, ठीक है ना? गजनवी ने, सॉरी, गजनवी ने, फिर मोहम्मद गौरी ने। तो आप देखोगे, अच्छा गौरी और गजनवी के बीच में भी लगभग 100-150 साल का अंतर है। मैं टाइम नहीं लिख रहा हूं अभी। इनके बीच में कितने साल का अंतर? लगभग 300 साल का। ये ऐसा नहीं है कि इनके बीच में किसी और ने अटैक नहीं किया, अटैक तो होते रहते थे, लेकिन वो हार जाते थे, तो उसका कोई खास हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। क्योंकि ये जो आप इतिहास पढ़ रहे हो, ये हमारे द्वारा लिखी हुई नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये जो हार जाते थे, हराता कौन था? तो राजस्थान के राजा, जो उस तरफ के राजा। भारत का तो एरिया ईरान इराक तक था ना। अखंड भारत वाली वीडियो तो देखी होगी आपने इंस्टाग्राम पे, नहीं देखी? अखंड भारत में की वीडियो देखी है ना, जिसमें अफगानिस्तान का एरिया भी दिखाया जाता है भारत में, ईरान इराक का दिखाया जाता है। पाकिस्तान तो भारत में था ही था, अभी 50-60 साल पहले अलग हुआ है ना? तो ये सारी चीज, तो वहां के राजा इनको लड़ लड़ के क्या करते थे? भगा देते थे। लेकिन गौरी गजनवी पावरफुल थे, ये टिक गए। और जब गौरी आया, तो गौरी के साथ उसका एक गुलाम भी आया। और उस गुलाम जब आया, तो वो गुलाम यहाँ पर टिक गया। एक्चुअली इसको मिटा देता हूं मैं, 2024 को ध्यान से देखना भी। और उसके बाद से क्या हुआ, ये जो गुलाम, गौरी का गुलाम जो यहाँ पे टिक गया, यहां से सल्तनत काल शुरू हुआ। कहां से? 1206 से लेकर के 1526 तक।
इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? सल्तनत काल, सल्तनत एरा बोलते हैं इसको। अब इसमें भी कई सारे वंश आए, इसको याद करने की ट्रिक है, गुड़ खा तसले में, है ना। तो जी का मतलब है गुलाम वंश, ए का मतलब है खिलजी वंश, टी का मतलब है तुगलक वंश, एस का मतलब है सैयद वंश, एल का मतलब है लोधी वंश, और एम का मतलब है मुगल। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, ठीक है ना। मुगल आ गए, मुगल जो आए ना, मुगलों का शासन यहां से शुरू होता है और कहां तक रखता है पता है आपको? 1857 की क्रांति याद है? मतलब मुगल कितने सौ साल रहे? लगभग 300 साल। और मुगलों को भी याद करने की एक ट्रिक होती है, मुगलों को याद करने की एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? तो उनको याद करने की ट्रिक है भजसा, BHAJ। बी का मतलब है बाबर, बी का मतलब क्या है? बाबर। एच का मतलब है हुमायूं, ए का मतलब है औरंगजेब, और जे का मतलब है जहांगीर, एस का मतलब है शाहजहां, और सॉरी औरंगजेब नहीं है, अकबर है। अकबर है, और यहाँ पे कौन है आपका? औरंगजेब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें और राजा नहीं थे। 5 लोग मिलके, 6 लोग मिलके 300 साल थोड़ी राज करेंगे, ठीक है। इसमें इसके बाद भी कई राजा है, लेकिन औरंगजेब के बाद ये डिक्लाइन फेज पर जाने लगा, मतलब खत्म हो रहा है। तो मेनली ये औरंगजेब तक ही पढ़ा जाता है, उसके बाद से बहुत कम पढ़ा जाता है। अच्छा, तब तक भारत में कौन आ चुका था? अंग्रेज भी आ चुके थे। तो बीच में 1600 के आसपास अंग्रेज आ चुके हैं, वो भी अपना काम जारी रख रहे हैं, ठीक है ना। और वो जाते हैं कब हमारे पास? 1947 में। लेकिन ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक गाइस, ये मध्यकालीन भारत माना जाता पूरा का पूरा 1857 तक। और इसके आगे के हिस्से को हम कहते हैं आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो आपने ये जो पूरा का पूरा लाइन देखा, इस लाइन की अगर मैं बात करूं, तो इस लाइन में ध्यान से सुनना आप लोग, इस लाइन में ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो ना, यहां से लेकर के कहां तक है? 712 तक, इसको कहते हैं प्राचीन भारत। और ये जो 712 आपको दिख रहा है, 712 से लेकर जो 1857 तक दिख रहा है, ये हमारा है मध्यकालीन भारत। और 1857 से लेकर अब तक जो भी चल रहा है 2024 में करंट अफेयर्स मिलाकर के, इसको कहा जाता है आधुनिक मॉडर्न इंडिया, है ना। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। लेकिन वैसे 1947 तक पढ़ाया जाता, आजादी तक पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी स्ट्रक्चर पे हमें आगे इसको पढ़ना, अब एक एक करके सिलेबस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पहले हम लोग सिंधु घाटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जितनी बातें मैंने आपको छोटी छोटी बता दी ना, इसमें एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि ये जो मैंने भस्सा बताया आपको, पूछेगा जहांगीर के पिता का नाम क्या था। तो ये ट्रिक अगर याद है तो आप लिख लोगे। ये आपसे यूं पूछ लेगा कि जो मगध एम्पायर था, मगध काल था, उसमें बताओ कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश आया। तो अगर ये ट्रिक याद है हशीना माशु का, तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बीच में और भी कुछ कुछ वंश थे, वो मैंने अभी लिखे नहीं है, जो हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे गुप्ता काल भी था, कुमार गुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, ठीक है ना। तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गाइस, ये जो आप 2500 साल लिख रहे हो, 2500 साल पहले भी तो कुछ हुआ होगा। आदमी तो पहले वो था ना, बंदर, है ना। तो उसी को कहते हैं स्टोन एज बेसिकली, है ना, पाषाण काल, जिसमें पत्थरों के से हमने औजार बनाना शुरू किया, हथियार बनाना शुरू किया, उससे शिकार करना शुरू किया, ये सारी चीजें। तो ये हमें पढ़ना है। ये टाइम तो आप, मैं जब पीडीएफ भेजूंगा आप उसमें से लिख लेना। बाकी फिलहाल शुरू करते हैं, हेडिंग लिख लो आप लोग, स्टोन एज के बारे में। अच्छा, आज तक जितने इतने साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, मैंने कभी स्टोन एज पढ़ाया नहीं है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे। पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जा रहे हैं। अभी भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिए हैं वैसे। देखता हूँ। देखो, पाषाण का है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ज्यादा इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है।
हो गया डन। देखो ये पाषाण काल ये सब समझने से पहले पहले आपसे कोई पूछे कि इतिहास का पिता कौन है, इस सब्जेक्ट का फादर कौन है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस या हेरोडोट्स जैसा आपको ठीक लगे, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत बड़े इतिहासकार थे, इन्हीं को बेस मान के काम करते हैं लोग, इसलिए ऐसा कहते हैं। जैसे होता है ना कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, जिसने जिसकी खोज की, ऐसा कह सकते हो आपको। देखो हमारे कल्चर में ना इतिहास लिखने का कोई कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो इतिहास ऐसे ही रटवा दिया जाता है। रामायण आपको ऐसे ही पता है, महाभारत आपको ऐसे ही पता है, ये स्टोरी बाय स्टोरी हमारे जनरेशन में चलता था। लेकिन वो जो मध्यकालीन शुरू हुआ था ना, वो लोग इतिहास लिखते थे, वो जो बाहर से आए थे आक्रमण करने के लिए, और वो इतिहास अपने हिसाब से लिखते थे। क्या आपने अलाउद्दीन खिलजी वाली पद्मावत मूवी देखी है? उसमें देखा होगा एक व्यक्ति था, उसका नाम था अमीर खुसरो। वो इतिहास लिखता है, और देखना उसके पन्ने फाड़ के अलाउद्दीन जला रहा है एक सीन के अंदर, देखना है ना। तो वो इतिहास भी लिखते थे और अपने हिसाब से लिखते थे। जहां जीत रहे हैं वही लिखेंगे, जहां हार रहे हैं वहां पे नहीं लिखेंगे, जहां पिट रहे हैं वहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कहानी चलती थी। हमारे यहाँ पे इतिहास कहानियों के थ्रू सिखा दिया जाता था, जैसे रामायण गीता महाभारत ये सब ऐसे ही चल रहा है इतिहास। ठीक है, आगे की बात करते हैं, स्टोन एज में आ जाओ। अच्छा गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, इतिहास को ना, इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया। अभी मत लेकिन आप लोग, अभी आगे आएगा। इतिहास को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहते हैं गाइस प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। एक होता है हमारा आग ऐतिहासिक काल, ठीक है, और एक होता है इतिहास। ध्यान से सुनना गाइस, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, इसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं या प्रोटो हिस्टोरिक भी कहते हैं। देखो इतिहास का वो हिस्सा जिसके बारे में ना तो कुछ लिखा है और ना हम कुछ जानते हैं, ठीक है ना। इतिहास का वो हिस्सा जिसके बारे में ना तो कुछ लिखा है और ना ही हम कुछ जानते हैं, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। जैसा डायनासोर वाला टाइम, बस एजम्पशन ले रहा है, कुछ लिखा विखा नहीं है उसके बारे में। और आग ऐतिहासिक काल ऐसा जिसके बारे में कुछ लिखा तो है लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, ये सब ये वाला हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है ना। और तीसरा हमारा इतिहास, जिसके बारे में लिखा भी गया है और जिसको हम पढ़ भी पाए, समझ भी पाए, है ना। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब देखो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी आगे डिवाइड करते हैं 3-3 हिस्सों में। देखो ये चार्ट देखो आप लोग जरा, मैंने क्या होता है, मैंने कहा इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको अभी पढ़ा है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये इसी का हिस्सा है, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये जो आग ऐतिहासिक काल है, ये इसमें क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग पिक्चरों का यूज करते थे लिखने में, ज्यादा डिकोड नहीं कर पाए। अच्छा ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है गाइस, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। लेकिन आपको इतना डायग्राम, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेनली ये 3 लिख लो, ठीक है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ 3 लिख लो बस, ठीक है ना। और जैसे मैंने ये बताया ना आपको, ये वाला और बीच वाले को क्या कह रहे हैं ये लोग, बीच वाले को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ना तो लिखा है, लिखा नहीं है, पढ़ लिया है, लिखा हुआ है और पढ़ लिया है, पढ़ा गया। तो इसके बारे में ना तो लिखा है ना पढ़ा गया है, इसके बारे में लिखा है तो लेकिन पढ़ा नहीं है, इसके बारे में लिखा भी है और पढ़ा भी है। ओके डन। लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं पता है आपको, ये जो मैंने इग्नोर करवा दिया ना आपको, क्वेश्चन यहां से आते हैं। देखो ये भले ही आप नहीं लिख रहे हो लेकिन समझ के चलना है, ठीक है। ये जो आपने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा ना, इसके 3 हिस्से गए, पाषाण, मध्य और नवपाषाण। अब इसमें क्या हिस्सा है, पाषाण। पाषाण बिल्कुल वो वाला एरिया जिसमें मनुष्य बिल्कुल ही पेड़ों पे रहता था, जानवरों को खाता था, है ना। मध्य पाषाण जिसमें हमने आग वाग का इन्वेंशन कर लिया, या पहियों को बना लिया, या हमने पत्थरों को औजारों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नवपाषाण में उससे भी थोड़ी डेवलप कंडीशन आ गई। तो एरिया आपसे ना एरिया पूछ लेगा, 1-2 क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, देखो ध्यान से, यही तो है, ठीक है। अब ध्यान सुना, ये जो पाषाण काल है ना, जो पीछे वाला जो आपने लिखा है यहाँ पे,
प्रागैतिहासिक काल, इसी का हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पाषाण काल के बारे में। देखो सुनो, कुछ एरिया भारत में ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो पूरा पूर्व पाषाण काल है, पूर्व पाषाण कौन कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट वाला, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको कह रहे हैं पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक पीरियड कह रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारे देखो भारत में ना एक जगह है भीमपेट का, और कहाँ पे ये, एमपी में। तो ये किससे रिलेटेड है, पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड है। और इसमें क्या पाया गया है, मतलब कुछ गुफाएं पाई गई हैं, उन गुफाओं पे क्या है, चित्र अंकन है, मतलब कि चित्र बनाया हुआ है। शेल्टर के लिए भी यूज करते थे ये लोग, मतलब छुपने के लिए, और कुछ ऐसे लिखावटें पाई गई हैं वहां पे जो, तो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में कैसा आएगा पता है आपको, एग्जाम में ऐसा आएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, पहला क्वेश्चन, तो कहाँ पे है, एमपी में। दूसरा क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा जो है वो किस टाइम पीरियड से है, तो पूर्व पाषाण काल से। तो लिख लो आप लोग इसको, हेडिंग क्या लिखो पता है आपको, हेडिंग लिखना प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित स्थल, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित स्थल, प्लेसेस रिलेटेड टू, लिखा हुआ है प्लेसेस रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो पहला प्लेस लिख लो, पहला क्या हमारा, पूर्व पाषाण काल, टाइम पीरियड लिखा हुआ है भीमबेटका की गुफाएं, और ये कहां पे है ये, अच्छा भीमबेटका गुफाओं से क्या प्राप्त हुआ है, गुफा चित्र मिले हैं, यानी कि केव पिक्चर्स मिली हैं, ठीक है, नाम इनके यही रहेंगे इंग्लिश में, भीमबेटका, और केव पिक्चर्स मिली हैं। कहां पे है ये, भोपाल एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। हो गया क्या, लिख लिया, और चलो आगे। दूसरा गाइस, ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल को हमने क्या लिखा था पीछे यहाँ पे, मेसोलिथिक पीरियड, है ना, मेसोलिथिक पीरियड लिख लेना यहाँ पे। अब ये जगह है गाइस, सराय नाहर राय एक जगह है, ये यूपी में प्रतापगढ़ के पास पड़ता है, ठीक है ना, यहां से हमें इस टाइम पीरियड की चीजें मिली हैं। और एक है महदशा, ठीक है, क्या मिला है यहां से वो भी देखो आप लोग, मानव का कंकाल मिला है, स्केलेटन मिला है ना, वो चीज। और दूसरा क्या मिला है, उसका पहला अवशेष मिला। अच्छा अगला इसी में जो मिडवल है हमारा, ये मेसोलिथिक, उसमें दूसरी जगह है चौपानी मांडो, इससे क्या मिला है, वन मिला हुआ है, वन यानी फॉरेस्ट जैसा लोकेशन, और धान, धान समझते हो ना आप लोग, तो चावल से धान बनता है वो वाला धान, धान के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा आदमगढ़ और बागौर, यहां से क्या मिला हुआ है, पशुपालन, है ना, तो एनिमल हस्बेंड्री मिला हुआ है, इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। तो लिख लेना आप लोग, नाम तो यही रहेगा, सराय नाहर, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सराय नाहर राय एंड महदना। और ये कहां पे, ये भी लिख लेना, ये यूपी में है, दोनों यूपी में है। क्या मिला है यहां से, स्केलेटन लिख लेना, ह्यूमन स्केलेटन। दूसरा आपका है चोपानी मंडो, चोपानी मंडो, ठीक है, ये भी यूपी में है गाइस। इससे क्या मिला हुआ है आपका, धान को क्या कहते हैं, हस्क कहते हैं ना शायद, आई थिंक, ठीक है, हस्क कहते हैं, और फॉरेस्ट के साक्ष्य मिले हुए हैं। और इसके अलावा आदमगढ़, ये एमपी में है गाइस, आदमगढ़ कहां पे है, एमपी में है, और बागौर ये राजस्थान में है। इन दोनों से क्या मिला हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री, तो लोग जानवरों को पालते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं, एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिले हैं। इनकी मैंने लोकेशन लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये सराय नाहर राय लिखा है, आप सोचोगे ऐसा नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, लेकिन सुनने ना सुनने से, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, यूपी में प्रतापगढ़ जिला है, वहां पे पड़ता है, ठीक है, ये महदशा भी वहीं पड़ता है। हो गया, आगे बढ़ जाए, हो गया, नेक्स्ट पे। अच्छा नव पाषाण काल, ये जो हमारा पूर्व पाषाण काल चल रहा है, तो उसके तीन हिस्से थे, पूर्व मध्य और नव। अब नव वाले की बात करते हैं। ये जो काल है हमारा नव वाला, नव का मतलब नया, न्यू, है ना। इस काल की प्रमुख देन क्या है, कृषि का विकास, मतलब इस समय में क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट,
आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, इसमें ये वाला एरिया है, तो आग की खोज इसी टाइम पे हुई है, ठीक है ना। कृषि का डेवलपमेंट इसी टाइम पे हुआ है, पहिए की खोज भी इसी टाइम पे हुई है। ये सारी का चीजें कहाँ हुई है? नवपाषाण काल। अब भारत में कुछ इलाके हैं जहां पे ना हमें नवपाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक है कोली डहवा, ठीक है, एक है बुर्ज होम। ये जो बुर्ज होम है गाइस, लिख लेना आप लोग, ये जम्मू कश्मीर में है, और जो चिरांद है ये आपका बिहार में है, ठीक है। इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल का क्या था हमारा भाई? इसको हम कह रहे हैं क्या? न्यू स्टोन एज कह रहे हैं इसको, ठीक है ना। नवपाषाण को कह रहे हैं न्यू स्टोन एज। नाम इनके थोड़े अजीब अजीब, ठीक है। शॉर्ट में लिख लेना इसको, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, फायर का, ठीक है ना, व्हील का, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, न्यू स्टोन एज। फायर की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। राइस के प्रूफ मिले यहां से फर्स्ट टाइम, बुर्ज होम, क्या क्या मिला? आदमी के कंकाल के साथ साथ उसका जो पेट होता था कुत्ता, उसके भी कंकाल मिले हैं। मतलब अगर आदमी मरता था तो उसके साथ साथ उसके कुत्ते को भी निपटा देते थे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या मिला? पशु हड्डी और हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। मतलब यहाँ पे लोग उपकरण, उपकरण समझ लो ना, मतलब हथियार। तो सींग, हिरण का जो सींग होता है उसका हथियार बनाया हुआ, पशुओं के हड्डी का हथियार बनाया हुआ है। और इसके अलावा राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख समझ लो, जो जल जाता है, तो उसको क्या बना दिया उन्होंने? एक प्लेटू टाइप बना दिया। हाँ, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स ऑफ हॉर्न ऑफ डियर एंड बोन्स, ठीक है। यहाँ पे मानव के साथ साथ उसके ग्रेवयार्ड में उसके डॉग को भी क्या कर दिया है? ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन प्लस डॉग, कंबाइंड डॉग यार्ड लिख लेना, कंबाइंड डॉग यार्ड ऑफ ह्यूमन एंड डॉग्स। मतलब कि आदमी और कुत्ते दोनों का क्या कर दिया है? दोनों का एक ही ग्रेवयार्ड में, एक ही कब्र में। आप लोग किसी की 13वीं में कभी गए हो? प्रॉपर क्लोज, जब आदमी मरता है ना, बिहार में तो ऐसा होता, पता नहीं यार क्या क्या सीन है, जैसे उसको जो जो पसंद है वो वहां पे रखा जाता है। देखा जाता है ना, पलंग जिसपे वो, या तकिया उनको पसंद था सोने वक्त। जैसे बिहार में कोई तंबाकू खाता था तो तंबाकू रखते थे, ये सारी चीजें रखते हैं। खाने में तो वो तो एक अलग चीज है। खाना तो क्या बनता है? चिकन बनता है 13वीं में। ये उसको पसंद है या उसके जाने के बाद लोगों को पसंद है? ये तो पहली बार सुन रहा हूं। बनाने वाले कभी बना लेते हैं। हमारे घर में जब शादी होती है ना, तो शादियों में नहीं बनता कभी, लेकिन शादी के नेक्स्ट डे जो है ना, मछली बना सकते हो। ये प्रोविजन है, मतलब रूल रेगुलेशन है, तो लोग उसी हिसाब से चलते हैं। होता क्या है ना, मछली बनते तो जो जो लड़की आती है ना उसको खिलाते हैं। तो जब मेरी भाभी आने कह नहीं नहीं मैं तो नहीं खाती हूँ, अगले दिन तो ले अलग ही रूप था। स्टार्टिंग में बोलेगी मैं नहीं खाती हूँ चिकन विकन, मैं शुरू से नहीं खाती थी। अगले दिन पता चला एक पूरा मुर्गा ही निकल जाती है। ये जो लिखा ना कोलिडर, देखो यहाँ पे कौन सा वाला इलाका है? एमपी वाला इलाका है ये। कहाँ का है ये? एमपी वाला इलाका है। ये बुर्ज होम लिखा हुआ, ये कहाँ का इलाका है? ये जम्मू कश्मीर का। ये चिरान लिखा हुआ, ये कहाँ का इलाका है? ये बिहार वाला इलाका है, ठीक है। और एक बच गया संगम कल्लू, है कहीं पे संगम कल्लू लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा होगा, एग्जैक्ट मैप नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इससे इतना काम नहीं चलेगा, ठीक है। बिहार में ना एक जगह है सारण डिस्ट्रिक्ट,
मैं सारण से ही बिलोंग करता हूँ, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है ये। आगे बढ़ जाए, लिख लिया। 20,000 सिपाही की भर्ती बिहार में आने वाली है और 2,000 दरोगा की। आगे बढ़ जाए, चलो। अब देखो, खत्म हो गया पाषाण काल, इतना आसान था है ना। क्वेश्चन देखो पहला कह रहा है भीम बेटका पूर्व पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थान है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2023 का, पिछले साल का ही। तो कहां पे था ये भीम बेटका गुफाएं? मध्य प्रदेश के भोपाल में लिखा था मैंने, है ना। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पे, मतलब कि गुफा चित्र मिले हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हम लोगों का, इनमें से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिला हुआ है। मवेशियों के पालन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन लिखवाया था क्या मैंने? पाना पड़ेगा ये तो लग रहा है मुझे अलग से। इसका आंसर क्या हो सकता है जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुमान के हिसाब से फिर। इसका सी आंसर होगा गाइस, ठीक है ना। और इसको आप लोग लिख लेना कहीं पे, ठीक है ना। वो ये मेहरगढ़ लिखा था ना आप लोगों ने वैसे, महगढ़ा लिखा हुआ है यहाँ तो। महगढ़ा तो हमने लिखा भी नहीं था शायद, नहीं लिखा ना। नहीं लिखा तो कहीं पे लिख लेना अलग से पॉइंट बना करके, ठीक है। महगढ़ा का लिख लेना आप लोग, क्या मिला हुआ है ऐसे। यहाँ से हुफ मार्क मिले हैं, यानी कि खुर के निशान, जानवरों के खुर के निशान, ठीक है। और मवेशियों के पालन के साक्ष्य मिले हैं। इससे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछे गए भाई, मैंने कहा ना हाल फिलहाल में ये अब पूछने लग गए हैं, 2 4 5 क्वेश्चन इसके होंगे हार्डली, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग जो हमने नहीं लिखा है, क्या कि खुर के निशान और मवेशियों के पालन का जो साक्ष्य मिला है वो मैगड़ा से मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोग जैसे देखते हो ना कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा पाषाण काल, है ना। तो पाषाण काल पे आप लोगों का काम है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो लगाओ। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओगे ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो क्लास नोट से फंसेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे। नए क्वेश्चनों को वापस उस नोट्स में ऐड करो आप लोग। आगे बढ़ जाए, अगला क्या कह रहा है हम लोगों का नेक्स्ट। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स क्या थे। माइक्रोलिथिक पत्थर के जो औजार ये लोग बनाते थे ना, उसी को कहते थे माइक्रोलिथिक्स। ये भी लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे, पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता था। कंफर्म कर दो, कंफर्म करता हूँ। पत्थर के औजारों को इस समय क्या कहा जाता था। हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी यही नाम है, माइक्रोलिथिस। हथियार को हम क्या कह सकते हैं? हाँ, weapons, हाँ।
स्टोन वेपन्स लिख लो ऐसा। या इंस्ट्रूमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन टूल्स है बेसिकली। एक जगह गाइस लिख लो आप लोग, पूर्व पाषाण काल में, ये लिखा नहीं होगा, हुना सांगी, ये भी लिख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन क्योंकि यही वाला है, देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है सेल्ट नाउ, ये तो इसके ऊपर ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखो आप। हुना सांगी, हुना सांगी कहाँ पे, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे ये? कर्नाटका। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ये पूर्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। इस पीरियड से। यहाँ से ना उस समय के काफी पुराने पुराने ना हुना सांगी है ना, हुना सागी है गई। पुराने स्टोन जो है ना वो प्राप्त हुए। ये जो पुराने औजार आपने देखे ना, इसी में एक औजार होता था, उसको सेल्ट बोलते थे। तो आपसे पूछेगा कि अगर सेल्ट क्या है, तो सेल्ट भी किस चीज का एग्जाम्पल है? कि एक टूल का एग्जाम्पल है, जो ये पत्थरों से बनाते थे, उसी टूल का एग्जाम्पल क्या है? सेल्ट है। करे अगला, लिखो फिर बताओ। आओ ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो। सेल्ट क्या है? एक नव पाषाणकालीन एक उपकरण है, एक टूल है। उपकरण लिख लो, या टूल लिख लो, या इक्विपमेंट लिख लो। पत्थरों से बनने वाले स्टोन टूल लिख लो। हो गया, इसका आंसर दो आप। ये जो हमारा प्रोटो स्टोरी पीरियड है, इसका जो फर्स्ट युग था, पहला युग था, उसको क्या कहा जाता था? पूर्व पाषाण है ना भाई। जो हमने पढ़ा था कि देखो, इतिहास को हमने तीन हिस्सों में पढ़ा। इतिहास को हमने तीन हिस्सों में पढ़ा। पहला था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था हमारा आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा था हमारा इतिहास, है ना। ये जो प्राग ऐतिहासिक था, इसको भी तीन हिस्सों में बांटा हुआ था। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये पूर्व पाषाण को भी तीन हिस्सों में फिर बांटा था, पूर्व, मध्य और नव। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल का पहले वाले को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम से ही मतलब क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, कुछ नया नहीं था इसमें। हो गया, आगे बढ़ जाए। इतने ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं लगभग, जो मैंने रख लिए सारे के सारे। बाकी आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। अब आ जाओ, आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति इनकी बढ़ती जाएगी। सिंधु सभ्यता
इंडस वैली सिविलाइजेशन, गाइस इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली नाम है गाइस, ये नाम इंडस वैली क्यों है? क्योंकि इंडस रिवर के आसपास ये बह रहा है। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, देखो सुनो, ये मैप आपको दिख रहा है ना, ये किस चीज का मैप है? ये भारत का है ना, और भारत में पहले पाकिस्तान तो भारत में ही था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मैप को पूरा एरिया कवर कर रखा है। अब ध्यान से सुनना आप, इस पूरे मैप में ये जो सिंधु सभ्यता थी ना, ये पूरे एरिया में फैली हुई है, जहां जहां दिख रहा है ना कोई कलर, वहां वहां फैली हुई है। तो आपको पता है आगे वाले को हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, पीछे वाले को हम लोग वेस्ट कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाले को पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो अब आप इस मैप को जरा अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारा का सारा इसी डायरेक्शन में है। तो मैं आपसे कहूं अगर कि बताओ, ऐसे ये पूरा पूरा क्या, ये पूरा पूरा सिंधु सभ्यता का एरिया है। कितने एरिया में फैले हुए थे? पूरे भारत में नहीं थे, मतलब पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में थे, और जम्मू कश्मीर की तरफ थे। अब इस पूरे एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट इसका था, उसका नाम था हमारा आलमगीरपुर। क्या नाम था उसका? आलमगीरपुर। अभी सब लिखवाऊंगा मैं आपको। और जिसका नॉर्दर्न पॉइंट था उसको, वो था मांदा, मतलब मांदा के बाद इनका कोई जगह नहीं थी, वो लास्ट पॉइंट था उत्तर का। इसी प्रकार से साउथ में एक जगह थी गाइस यहाँ पे, उसका नाम था दाइमाबाद, दाइमाबाद। और उसी प्रकार से एक वेस्ट में एक जगह थी, उसका नाम था सुतका गेडोर। ये एरिया था। लेकिन गाइस ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये तो इसका रेंज है इसकी, इसमें बहुत सारी जगह पॉपुलर थी जो आज हमें पढ़नी है। जैसे एक जगह थी मोहनजोदाड़ो, क्या थी? नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये ऋतिक रोशन वाली नहीं है, ठीक है ना, ध्यान सुना। एक जगह था मोहनजोदाड़ो, ये हम पढ़ेंगे। एक जगह था हमारा धौलावीरा, ये हम पढ़ेंगे। एक जगह था हमारा लोथल, ये हम पढ़ेंगे। एक जगह है कालीबंगा, कहाँ है? हीरा। एक पढ़ेंगे राखी गढ़ी, ठीक है। एक पढ़ेंगे हड़प्पा, मेन पढ़ेंगे, रोपड़ वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये भी पढ़ेंगे कि इसको खोजा किसने, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब पढ़ेंगे। हुआ क्या, अंग्रेज जब ट्रेन की लाइन बिछा रहे थे एक बार, तो वो जब खोद रहे थे ना जमीन को, तो कुछ उनको मिला शहर जैसा, ठीक है। तब पहली बार दुनिया की नजर में आया कि मोहनजोदाड़ो जैसा कोई शहर नीचे दबा पड़ा है, तो उसको खोदा गया, उसको निकाला गया। तो पहले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो हर जगह को खोजने वाले व्यक्ति का नाम अलग अलग है। और ये जो जितनी भी जगह है, किसी ना किसी नदी के, देखो सुनो, मनुष्य खाने के बगैर एक आधे दिन रह सकता है, लेकिन पानी तो ज्यादा मैंडेटरी है। तो जितने भी जगह है ना, आपको पता है पंजाब की 5 नदियां पे बह रही हैं, है ना। तो कोई ना कोई शहर जो है किसी ना किसी नदी के या तो लेफ्ट में या राइट में लोकेटेड है। तो ये भी हमें देखना है। अब ध्यान सुनना आप लोग, ये जो पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो सिंधु सभ्यता है गाइज, इसमें एक धातु सबसे ज्यादा पाया गया जिसको कहते हैं कासा। कासा यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल हो गया ना, वही वाला। तो ब्रॉन्ज एज कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज मेटल पाया गया, ठीक है ना। और ये कहां से कहां तक, मैंने तो 2500 लिखा था, लेकिन ऑफिशियली एनसीईआरटी जो मानता वो मानता 2300 लेकर के 1700 तक। अब आगे की बात, हमें कैसे पता चला कि इसकी एज इतनी ही है? तो एक प्रोसेस होता है गाइस, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन डेटिंग। इस कार्बन डेटिंग में ना कार्बन C14 का प्रयोग करके किसी भी चीज के एज का पता लगाया जा सकता है। तो उस समय की जो चीजें लगी पता चली, उस समय हमने पता लगाया कि इसकी एज लगभग इतनी आ रही थी। अच्छा, विस्तार मैंने बताया इसका उत्तर में विस्तार कहां पे है? मांडा।
इसका दक्षिण में विस्तार कहाँ है? दाइमाबाद। इसका पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। और इसका पश्चिम में कहाँ है? हिंडन नदी कहाँ बहती है? हिंडन नदी नोएडा किस नदी के किनारे स्थित है? नाले के किनारे। एक हिंडन नदी नहीं सुनी आप लोगों ने कभी? सुनी है? नोएडा जाने वक्त आती नहीं, मेट्रो से दिखती नहीं हिंडन रिवर, है ना? मेट्रो में आता है हिंडन रिवर का वो है, तो वही हिंडन वाला है। हालांकि वो हिंडन नदी आगे भी जा रही है, वो तो आगे जो जा रही है वो उसकी जिक्र है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना आप लोग, लिख लो आप लोग इसको। पहला इसको ना आप ऐसे डायग्राम करके, अगर कंफर्टेबल नहीं तो ऐसे लिख लेना। पहले तो हेडिंग लिख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। उसके नीचे पहला पॉइंट लिखो क्या, कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं इसको? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एरा या ब्रॉन्ज एज कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना ना इसमें, इसका तिथि कब से लेकर के, इसका डेट है 2300 एडी, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। आप ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना, कहीं कहीं डायग्राम बनाना आप लोग, ठीक है ना? जैसे ये जो लिखना है ना, इसका डायग्राम बना के लिखना। ये जो ऐसे लिखवाया था ना मैंने आपको, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज एज। दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? ये टाइम ड्यूरेशन है ना, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। और कैसे पता किया ये भी लिख लेना आप लोग। कार्बन C14 के द्वारा इसको पता किया हमने, डिफाइंड बाय कार्बन C14, और इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस, कार्बन डेटिंग पद्धति। ये ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख लेना। ये जो लिखा ना आपने, उसके नीचे ना डायग्राम बना लो आप लोग। क्या डायग्राम बनाओगे? ऐसे बना लेना, ठीक है? एरिया इसका बेसिकली मतलब कि, ठीक है, इसका जो पूर्वी बिंदु है उसका क्या नाम था? उसका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है? ये यूपी में है, ठीक है? आलमगीरपुर। और आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी लिख लेना, हिंडन रिवर। आपसे कोई पूछे कि इसका दक्षिणी बिंदु, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इसका जो दक्षिणी बिंदु है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद भी कहते हैं इसको, दाइमा या दाइमा जैसा ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है गाइस, और ये कौन सा रिवर के साइड में है? गोदावरी के। तो गोदावरी नदी लिख लेना यहाँ पे, ठीक। अगर बात उत्तर की, नॉर्थ डायरेक्शन की, तो उत्तर में क्या था हमारा? मांदा। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्तरी बिंदु यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, तो मांदा, ठीक है? और ये जो मांदा है या मांडा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कौन से नदी के तट पे है? तो चिनाब रिवर के तट पे है। तो लिख लेना चिनाब रिवर। और एक लास्ट है हमारा सुतका गेडोर, ठीक है ना? सुतका गेडोर, ये दाशक नदी के तट पे है।
ये इसका पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न, ठीक है। इसका नाम है सुतका गेडो। ये ना बलूचिस्तान में है, कहाँ पे ये, बलूचिस्तान में, ये महाराष्ट्र में, बलूचिस्तान में। ये दाशक नदी के तट पे है, दाशक नदी। हो गया। हिस्ट्री में आप लोग कोशिश क्या करो डायग्राम वगैरह बनाने का, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जिस रिवर के किनारे लोकेटेड है वो है दाशक नदी। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए। हाँ, चिनाब नदी। जब ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, तो जैसे उसके क्वेश्चन किए थे, इसके भी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपने इतने सारे जो जगह लिखे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, कौन से वाले जो इंपॉर्टेंट थे ना, जैसे मोहनजोदाड़ो या कोट दिज्जी, या एक और है देखो चन्हूदड़ो से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या सीन है इसमें। कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, कहीं से डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, कहीं से हमें मोहरे मिली, कहीं से हमें बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड मिले, क्योंकि वहां से जहाज के हमें वो मिले अवशेष। ये लोग बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, हल्के मत लेना आप लोग। और हमें कैसे पता कि एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये जहां एक्सपोर्ट करते थे मतलब कि यूनान वगैरह है ना, वहां से भी हमें हमारी स्टैंप्स मिली है, और हमारे पास भी उनकी स्टैंप्स मिली है, ठीक है ना, वो चीज है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे ये जितने भी इलाके थे ना, जितने भी इलाके थे, सारे के सारे दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक नॉर्मल पब्लिक के लिए और एक राजा के लिए। मतलब एक तरफ तो जे कॉलोनी थी और एक तरफ पॉश इलाका था, साउथ एक्स टाइप का, है ना। तो जितने भी इलाके थे वो दो हिस्सों में बटे थे, एक तरफ किला होता था और एक तरफ नॉर्मल घर होते थे, ठीक है। बस एक इलाका ऐसा था जिसमें कोई किला नहीं था, वो था चन्हूदड़ो। यानी ये सारा इलाका ही फैक्ट्री इलाका हो रहा होगा। और था अभी फैक्ट्री किस चीज की, जैसे कोई जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना, लिपस्टिक बनाना, शीशा बनाना, कंघी बनाना, ठीक है ना, मेकअप किट बनाना, ये सब। आप कोई सोचेंगे सर उस समय भी होता था क्या, तो होता था, ठीक है ना। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन चन्हूदड़ो से कुछ नहीं मिला। अच्छा, और क्या बनाते थे, मन के बनाते थे। मन के समझ, मोतियां वगैरह होगी पहनने के लिए, ज्वेलरी, या मटके, मटकों को हिंदी में मृद भांड कहा जाता है। मटके जो होता था उसको पेंट करके अलग अलग मटके बनाते थे। तो ये सारे इलाकों में अलग अलग चीज होती है। अच्छा, कहीं से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहीं से हमें हल के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आगे, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव नहीं पढ़ना। अब आज आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी स्थल लिखे ना, मेन मेन करना है हमें। सबसे पहले लिखो आप लोग क्या, हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले लिखो आप लोग हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये मत लिखना कि मांट गोमारी जिला, ठीक है। ये कहां पे, ये ऐसे लिख रहा ना, पाकिस्तान में है। ये कहां पे, रावी नदी के बाएं तट पे, बाएं यानी कि लेफ्ट ऑफ रावी रिवर, लेफ्ट ऑफ रावी रिवर,
और कहाँ पे लोकेटेड है ये? अब पाकिस्तान में है ये, ठीक है ना। अच्छा, किसने खोजा था इसको? दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी ने खोजा था इसको, ठीक है। और कब खोजा था? 1900। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब इससे मिला क्या क्या है गाइस? एक बहुत बड़ा बाथ मिला हुआ है। शायद हो सकता है कि वहां के लोग उस समय इलाहाबाद कुंभ नहाने ना आ पाते हों, तो उन्होंने एक पब्लिक बाथरूम से बनाया हुआ था, सब लोग वहां नहाते थे, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला हुआ है और ग्रेवयार्ड मिला हुआ है। ग्रेवयार्ड समझते हो ना आप लोग? सवाधान मतलब कि कब्रिस्तान, इसको R37 नाम है इस ग्रेवयार्ड का, ठीक है ना। तो ये मिला हुआ है। इसके अलावा एक ना डांस करते हुए एक ना धड़ मिला हुआ है। सर हो गया, धड़ यानी कि नीचे वाला, ठीक है ना। और एक हमें एक स्टैंप मिला है। कैसा स्टैंप मिला है? आयताकार स्टैंप मिला है। और उसपे एक क्या है? एक स्त्री की फोटो है, एक औरत की फोटो है जो कि प्रेग्नेंट है, और उसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा। इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है ना नेचर के प्रति काफी ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा अटेंटिव थे, नेचर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, एज ए गॉड मानते थे नेचर को, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग। आप लोग ऐसे मत लिखना, आप लोग हड़प्पा हेडिंग लिख ले, उसके नीचे लिख लेना स्थान कहां पे मिला है, किसने खोजा है, टाइम और क्या क्या मिला हमें वो चीजें। अच्छा, विशाल अन्नगार को क्या बोलेंगे भाई? ग्रेट बाथ लिख लेना भाई, ग्रेट बाथ बोलेंगे उसको। जो वर्ड ना समझ में आए वो बता देना, कोशिश करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, समाधान मतलब ग्रेवयार्ड हो गया हमारा। ग्रेवयार्ड, और ग्रेवयार्ड का क्या नाम है? R37। ये नाम किसने दिया? आर्कोलॉजिस्ट ने दिया इसको नाम, ठीक है। और एक डांसिंग पोजीशन में एक हमें वो मिला हुआ है, क्या नाम है, मूर्ति मिली है, आइडल इन डांसिंग पोजीशन। डांसिंग विदाउट हेड, विदाउट हेड। और क्या मिला हुआ है? एक एक हमें मिला हुआ है स्टैंप मिला हुआ है, रेक्टेंगुलर स्टैंप मिला है, रेक्टेंगुलर स्टैंप ऑफ ऑफ वुमन, वुमन गर्भ से जो है, उसके फीटस से जो है एक प्लांट डेवलप हो रहा है, एक प्लांट ग्रो हो रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ।
तो है, जोड़े में भी दफना देते थे। हाँ, जब अभी आगे आएगा जोड़े वाला भी। ठीक है, फोटो पे उतना मत जाओ, फोटो तो मैं लेट हो रहा था तो जैसे तैसे मैं डाउनलोड कर लगा दिया, बस समझाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे। आगे बढ़ जाए, हो गया। एक्चुअली ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ठीक है, वरना ये इनकम का सोर्स उनके लिए अच्छा बन सकता है। लोग ऐसी देखो, अंग्रेजों को यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग नजर आता है, अंग्रेज सिर्फ वही जगह घूमेंगे घूमेंगे जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख रखा है, उसकी एक रेपुटेशन है उस जगह की। अब फिर हो गया, आगे आ जाओ नेक्स्ट। दूसरा लिखो आप लोग, मोहनजोदाड़ो। सिंधु नदी के दाएं तट पे है, राइट साइड ऑफ इंडस रिवर। कहाँ पे है? लरकाना, पाकिस्तान में। ठीक है, किसने इसको खोजा था? राखल दास बनर्जी ने खोजा था। कब खोजा था? दयाराम साहनी के एक साल बाद। दयाराम तो वहां बिजी थे, है ना। यहां से भी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, विशाल अन्नगार मिला है। अन्नगार समझते हो, ग्रेनरी। स्नानागार तो समझ लेना आप लोग। ग्रेट बाथ, इधर लिख दूं मैं, ग्रेट बाथ और ग्रेनरी। डांसिंग गर्ल की एक आइडल, आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल, ये रही डांसिंग गर्ल। ठीक है, तुमने सोचा होगा कि कोई अप्सरा जैसी होगी, बट ये ऐसी ही है। ठीक है, आगे बढ़े। हम भले इसमें कोई खूबसूरती ना देख पा रहे हो, लेकिन इतिहासकार इसी में देखते हैं। ठीक है, एक मुद्रा पर, पदासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी, है ना। मतलब कि एक एक हमें योगी की फोटो मिली जिसमें जिनके चार फेसेस हैं, ब्रह्मा जैसे चार फेसेस है। ठीक है, आइडल ऑफ योगी, आइडल ऑफ योगी इन सेटिंग पोजिशन। That has कोई फेस नहीं है गाइस, एक सामने है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, एक हमें डांसिंग गर्ल की फोटो मिली है और एक हमें ग्रेट बाथ मिला है, एक अन्नगार भी मिला। मतलब ये बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े अन्नगार भी बनाते हैं जिसमें वो ग्रेन को, यानी कि अनाज को स्टोर करके रखते थे लंबे समय के लिए, ताकि उसको यूज कर सके बाद में। हो गया, आओ चलो। और क्या अगला? नेक्स्ट है गाइस हमारा लोथल, ये गुजरात में है।
कौन सी नदी के तट पे? ऑन द बैंक ऑफ भोगवा, भोगवा नदी, भोगवा रिवर पे है ये और अहमदाबाद में है। और खोजने वाले व्यक्ति का नाम है S.R. राव और खोजने का टाइम है 1955। इसकी ये इसकी नदी थी, सिंधु नदी थी। हड़प्पा और इंडस की सेम ही है। देखो वो जो मैप अपने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये वाला, देखो हड़प्पा यहाँ है, मोहनजोदड़ो यहाँ, तो बीच से नदी बह रही है ना, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के दाएं तरफ हड़प्पा है, बाएं तरफ मोहनजोदड़ो। देखो आप लोग 3 कंबाइंड समाधिकरण यानी ग्रेवयार्ड ही है। 3 जॉइंट ग्रेवयार्ड लिख लो आप। डॉकयार्ड लिख लो। डॉकयार्ड को कहते हैं गोदीवाड़ा या बंदरगाह। इनके शहर की बनावट देख रहे हो आप लोग। देखो समुद्र से पानी आ रहा है इधर, जहाजों में लोड होकर के फिर आगे पास हो जा रहा है, आगे निकल जा रहा है ना। तो इन्होंने सिस्टम ऐसा बना था, ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, ये लोथल जैसा है और यहाँ से ये लोग बाहर व्यापार करते थे। ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया था कि बाहर समुद्र से पानी आएगा जहाज के थ्रू, इधर से निकल जाएगा, अपना आगे देखेंगे। तो 3 जॉइंट ग्रेवयार्ड है और क्या हमारा डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड वाले हिंदी वाले याद रखना, 2-3 नाम है, बंदरगाह, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा। और मनके बनाने का कारखाना था, ठीक है। मनके समझ लो आप लोग, जैसे कि ये इस तरह के, ये जो हमारे पॉट्स वगैरह होते हैं ना, मृदभांड या मनके, ठीक है ना। फैक्ट्रीज ऑफ मेकिंग मनकास। मन को आप लोग मन का ही लिखना ना। हाथी दांत का पैमाना था, ठीक है। हाथी दांत का तो स्केल ऑफ एलिफेंट्स टीथ। हाथी के दांत का उन्होंने स्केल बना रखा था कुछ नापने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए। क्या हुआ? पैमाना का मतलब स्केल, स्केल बना रखा था कुछ नापने के लिए या मेजरमेंट के लिए। इमेज मैंने ली नहीं, वैसे मैं दिख रही थी मुझे कैसा दिखता है। हो गया। स्केल ऑफ द एलिफेंट्स टीथ। स्केल्स मेड फ्रॉम एलिफेंट टीथ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लगाओ आप लोग, एक जगह लोथल हो गया ना, अब लिखो आप लोग नेक्स्ट धौलावीरा। धौलावीरा ये कच्छ के रण में है, रण ऑफ कच्छ। और कहां पे ये? गुजरात में। RS बीस्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, गया था, ठीक है। 2 लोग इन्वॉल्व थे, JP जोशी भी इन्वॉल्व थे। एक्चुअली ये हेड थे और ये साइट मैनेजर थे, ऐसे कह सकते हो आप लोग।
ठीक है, इसमें क्या था गाइस, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे देखा कि पानी की वजह से कुछ लोग मर गए है ना राजेंद्र नगर में, ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं था। मतलब इन लोगों का ड्रेनेज सिस्टम, नाली का सिस्टम जो है काफी ज्यादा अच्छा था, निकासी अच्छी थी काफी ज्यादा। तो ये जो लिखा हुआ आपका, आप लिख सकते हो हाई क्वालिटी ड्रेनेज सिस्टम या बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम। और एक ना, एक हमें ऐसा पिलर लिखा मिला है जिसपे ना कुछ सिंबल्स मिले हैं। कितने सिंबल्स मिले हैं? 3 3 6, 3 9 और एक 10। तो शिलालेख यानी कि स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 सिंबल। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 सिंबल्स। क्या दो लोग क्यों हैं? एक तो प्रोजेक्ट हेड है कह लो आप लोग, जो उस समय एएस, देखो सुनो, कि खुदाई उदाई का काम करता कौन है? ये करता है भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब आप कहीं जाते हो घूमने के लिए लाल किला या कहीं और, तो जो टिकट खरीदते हो उस पर देखना लिखा होगा भारतीय पुरातत्व विभाग। इन चीजों की खोज करने का काम उसी का है, उसी का दायित्व है। तो उसके हेड रहे होंगे ये, और उस या ये दो बार इन्वॉल्व रहे होंगे, मे बी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हो सकता है, क्योंकि 1967 में पहले एक बार हो चुका होगा, और ये क्या रहा होगा हमारा, ये बाद में आए होंगे, ठीक है ना। एक बार पहले भी हो चुका है, एक बार बाद में भी हो चुका है, ऐसे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दोनों का अलग अलग है। यही है, पत्थर के ऊपर ना 10 चिन्ह बने हुए हैं बस। ड्रेनेज का मतलब नाली की व्यवस्था, ठीक है, कि उनका नाली का सिस्टम इतना अच्छा था कि पानी का जमाव नहीं होता था। आगे बढ़ जाए, हो गया भाई? चलो आज नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना, कितना है? स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ 10। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट होगा कालीबंगा। कालीबंगा गाइस, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा है। काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं यहाँ से, ये भी ब्लैक बैंगल्स। हनुमानगढ़ राजस्थान में ये मिला है। ठीक है, दो तीन लोग इन्वॉल्व है इसमें, बीबी लाल और बी के थापड़। बीबी लाल और बी के थापड़, 1961 में। ठीक है, कच्चे ईंटों के भवन मिले हैं, प्लग्ड फील्ड्स मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और कुएं मिले हैं। हर घर में ना, जितने भी घर मिले हैं उनके अंदर कुओं की व्यवस्था थी। ठीक है, तो बिल्डिंग्स मेड, बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम
ठीक है ना। और इससे सबसे ज्यादा यही आता है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। बस एक दो पॉइंट और है, खत्म ही है, उसके बाद फिर हो गया। और क्या कह रहे हैं, एक दो पॉइंट और शॉर्ट में लिखने हैं, इनके इमेजेस नहीं लिखे मैंने। एक है गाइस हमारा राखी गढ़ी, लिख लेना आप लोग। राखी गढ़ी कहाँ पे, ये हरियाणा में, ठीक है। घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर। खोजने वाले व्यक्ति का नाम है सूरजभान। और ध्यान रखना, आपको पता है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी जगह है हड़प्पा, लेकिन मोहनजोदाड़ो सॉरी, लेकिन भारत के अंदर सब, हड़प्पा तो वो चला गया वहां पे पाकिस्तान में, भारत के अंदर सबसे बड़ी जगह कौन सी है, राखी गढ़ी। तो आपसे पूछे ना कि भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में लोकेटेड है। अच्छा, बनावली ये कहाँ पे है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है। और पक्की यहाँ पे हल मिले हुए हैं, हल समझते हो आप लोग, जो लैंड प्लग करने का काम आता है, जोतने का काम आता है, प्लो बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता रहा था गाइस, ये जो कच्ची ईंटों के मकान है ना, याद रखना कि जो पकी हुई ईंटें होती थी ना, उसको टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पकी हुई ईंटें होती थी, पकी हुई ईंटें, ईंटें इनको टेराकोटा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इनको टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। अच्छा, ईंट किसकी बनेगी, वो मिट्टी की, तो मिट्टी की तो मूर्तियां भी बन सकती हैं या हल बन सकते हैं। तो ये जो मिला है ना भाई, ये पकी हुई मिट्टी का हल है। तो है क्या, एक खिलौना टाइप में कुछ छोटा सा, डायग्राम दिखाऊंगा तो आइडिया लग जाएगा आपको। तो उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेराकोटा बोलते हैं। जो पक्का हुआ मिट्टी होती है उसको टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। तो इसी का इंग्लिश लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्या, राखी गढ़ी जो है ये घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा में, ठीक है। खोजकर्ता छोड़ दो आप लोग। और लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। दूसरा बनावली है, और तीसरा बताया आपको मैंने, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में लोकेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास